ये वो जमीन है जो सोना उगलती थी, यहाँ हर बूंद में बरकत छिपी थी। किसान का पसीना सब्ज ख्वाब लगाता, यहाँ खेतों की हरियाली खुशहाली की नवीद सुनाती। गंदुम की बालियां झूमती थी, चावल की खुशबू बस्तियों में बिखरती थी। हर मौसम नेमत बनकर उतरता, हर फसल मुस्कुराहट बनकर उगती। मगर अब वक्त बदल रहा है और उसके साथ बदल रहा है मौसम का मिजाज। कभी बेवक्त की बारिशें, कभी तवील खुश्क साली, कभी तूफानी हवाएं, कभी शदीद ब्यालाबारी। ये बेरब्त तब्दीलियां आखिर किस जानिब इशारा कर रही हैं? दुनिया के माहौलियाती जायजे के लिए लिखी गई IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश के पहाड़ों में वाक़े ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। करीब है कि वो मादूम हो जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के काफी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल, गर्मी की शदीद लहर और खुश्क साली जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। साल 1993 से 2022 तक के आदादो-शुमार पर मबनी जर्मन वॉच की नई क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती खतरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क करार पाया। रिपोर्ट में शदीद मौसमी हालात जैसे कि सैलाब, तूफान, गर्मी की लहरों और खुश्क साली के असरात का जायजा लिया गया। साल 2022 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी करदा तरक्की और मौसमियाती सूरत हाल की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 के सैलाब और इस तरह के दीगर वाक़यात मुआशी इस्तेहकाम के खतरे का सबब हैं और ये कि 2030 तक पाकिस्तान को मौसमियाती मवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ के लिए तकरीबन 348 अरब डॉलर दरकार होंगे। Climate change is about two main things. One is the increase in temperature and the other one is the increase in frequency of extreme events. So increase in temperature, it means a lot of things for Pakistan, but mainly glaciers which will melt more rapidly, and it means for the agriculture, if the temperature is higher, the crop needs more water and more evapotranspiration. So basically, it means that for the agriculture sector, you will need more water, and we know that the water is becoming scarce in Pakistan. And if you have more extreme events like heat wave, like drought, like floods, if these events arrive at a very key stage of the crop, it's a big catastrophe. So climate change can have big impact on the agricultural production and as a result on the food chain. बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और पानी के गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल के सबब पाकिस्तान 2040 तक पानी की शदीद किल्लत वाले मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्स की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1990 में पानी की किल्लत की लकीर को छू लिया, जो 2025 तक शदीद किल्लत को छू लेगी। पाकिस्तान में फीकस सालाना पानी की दस्तयाबी 2007 में 1500 क्यूबिक मीटर थी, जो कम होकर साल 2021 में 1017 क्यूबिक मीटर रह गई। अगर यही रुझान रहा तो ये मिकदार 2040 तक कम होकर महज 500 क्यूबिक मीटर फीकस रह जाएगी।
अगर हम ओवरऑल हिस्टोरिकली देखें कि पानी कितना बड़ा मसला या कितनी बड़ी चीज़ है या उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, तो जब से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से लेके आज तक देखें तो तकरीबन 8 टाइम्स पर पर्सन पानी जो है वो नीचे चला गया है। तो उसके साथ जब आप देखते हैं कि अवेलेबिलिटी कहाँ से कहाँ चली गई, पाकिस्तान जो है वो वाटर स्ट्रेस, वाटर स्कार्स होता जा रहा है। हालांकि अच्छा खासा पानी हमारे पास पर कैपिटा मौजूद था, लेकिन अभी पानी जो है वो नॉन जुडिशियस यूज़ की वजह से, बढ़ती आबादी, बढ़ती ज़रूरियात की वजह से वो कम होता जा रहा है। पाकिस्तान को कुल दस्तयाब पानी में से 93% ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए पाकिस्तान की मईशत का ज्यादा इन्हिसार ज़राअत पर है। पाकिस्तान के जीडीपी का 20% हिस्सा ज़राअत के शोबे पर मुश्तमिल है। बरामदात से होने वाली कुल आमदन का 75% ज़रई शोबे की मरहून मिन्नत है, जबकि 42% अफरादी कुव्वत भी ज़रई शोबे से वाबस्ता है। पाकिस्तान की ज़रई अराजी का बेशतर हिस्सा दरियाई सिंध के तास यानी इंडस बेसन पर वाक़ है, इसीलिए तकरीबन 216 मिलियन अफराद दरियाई सिंध के तास पर बसते हैं। दस्तयाब पानी का बेशतर हिस्सा इन्हीं जमींदारों के इस्तेमाल में आता है। दरियाई सिंध के तास पर दुनिया का सबसे बड़ा और मरबूत नहरी निजाम है, जहां 60,000 किलोमीटर लंबा नहरी जाल है, जो तकरीबन 183 मिलियन हेक्टेयर इलाके को सैराब करता है। तो यहाँ पे ना हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो यहाँ का तो टेम्परेचर का इशू है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है तो यहाँ पे भी इशू हो रहा है, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे जो है वो काटन की फसल खास तौर पर कपास जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है इससे। इसके अलावा उसके असरात जो है बाग की हद तक, जो हमारा यहाँ पे बड़ा अच्छा मुल्तान के बाद सबसे बड़ा जो ज़्यादा एरिया है वो हमारे मुजफ्फरगढ़ में साउथ पंजाब के अंदर बाग का एरिया है, तो वो भी इसके साथ उसकी फ्रूटिंग का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, फ्रूटिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो ये मसाइल भी हमारे पास आ रहे हैं। तीसरा हमें एक और बड़ा चैलेंज आता है कि फ्लड का हमें बड़ा मसला आता है। एक तरफ दरिया चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ड्राउट का भी सामना करना पड़ रहा है। बाज़ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पे पानी का इशू है और वाटर लॉगिंग का भी इशू है, तो ये मल्टी प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे हमें इस सिचुएशन में फेस करने पड़ रहे हैं। इसके हवाले से अच्छी खासी क्लाइमेट चेंज होती है, जैसे पहले होती थी ना गर्मी आ गई तो वो गर्मी ही मतलब है चलती थी। अब ये पिछले कई सालों से ऐसे हो रहा है, कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी अचानक फिर मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस तरीके से कुछ एनवायरमेंटल चेंज का माहौल चल रहा है। तो जैसे हर जानदार, उससे इंसान, जानवर मुतासर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। तो फसलों में भी पहले जिस तरह होता था, मतलब है हम एक कंटिन्यूटी जो चलते थे, जैसे भी फ़लाँ चीज़ देनी है फ़लाँ चीज़, तो उसके हमें रिज़ल्ट मतलब है आउटपुट उसी तरह मिलती थी। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी मतलब है झाड़ अच्छा बन जाता है, कभी नहीं बनता, कभी फ्रूटिंग मतलब अच्छी आ जाती है, कभी वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है। हीट वेव्स आई हैं, उसने मैंगो क्रॉप को अफेक्ट किया है। इसी तरह से पिछले साल जो हीट वेव आई थी उसने कॉटन क्रॉप को अफेक्ट किया था। फिर जो टोरेंशियल रेन्स आती हैं, और इस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर हमारे पास एक अच्छी डेटाबेस होगी तो शायद हम फार्मर को बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी को और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकेंगे। जरूरी यह है कि इन इलाकों में पानी के मुहताद इस्तेमाल और बचाव के लिए नई टेक्नोलॉजी और तरीकों को अपनाया जाए। ऐसी फसलें, ज़रई निज़ाम और अक़साम अपनाए जाएं जो बदलते हुए मौसमी हालात से मुताबिकत और मवाफ़क़त रखते हों। इस तब्दीली के लिए अवामी, निजी और हर सतह के तबक़ात को मौसमी ख़तरात, मवाफ़क़त और तकाज़ों और दस्तयाब मुतबादिल से आगाह करना ज़रूरी है।
इस ज़िम्न में हुकूमत पंजाब, FAO पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के इश्तराक से ट्रांसफॉर्मिंग इंडस बेसिन विद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट मंसूबे का आगाज किया गया है। इस मंसूबे के तहत जनूबी पंजाब और सिंध के किसानों की तरबियत का आगाज किया गया है। With the Ministry of National Food Security and Research and the Planning and Development Commission, a comprehensive assessment of what we call food control system, which means all the different stakeholders which have a role in ensuring that the food which is produced and put on the market and arrive on the table of the Pakistani is safe and good quality. So that's something which is important for us. Then at the field level, they are working with farmers, and more we are working with female farmers, because you know they are doing a lot in agriculture, but it's not recognized as a farmer, to improve their practices, to improve the outcome, the income that they get out of it, and to ensure that it's adapted to the climate change. इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और FAO दोनों मिल के यहाँ पे ज्वाइंटली इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। सिलेक्टेड एरियाज़ थे जो ज़्यादा वल्नरेबल थे, वो एरिया सेलेक्ट किए गए। वहाँ पे जो है वो फार्मर के जो है स्कूल डेवलप किए गए। वहाँ पे उनको नुमाइशी जो है प्लाट लगाए जाते हैं। उस नुमाइशी प्लाट के ऊपर उनको डेमो करके बताया जाता है। वो 15 दिन का सेशन होता है फार्मर के साथ। वो सारे फार्मर आते हैं, मौके पे देखते हैं। तो उसमें जो बुनियादी है कि हमने पानी को कैसे बचाना है, हमने रिसोर्सेज को कैसे बचाना है और उनको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है। Through needs-based assessment, the groups tell us the challenges they have been encountering in the Indus Basin due to climate change. So once they identify those kind of problems, that's when now us as extension workers are coming in with different trainings you have talked about, different approaches and different initiatives as well as interventions for them to reduce the impact of this climate change, of which one of them it's a challenge of water. असां पिछले सैशन दे विच पढ़ा हाई इंदे तो पहले असां ड्रिल काश्त करेंदे आसे हुण असां खेल काश्त या बैड काश्त या को अस आखदे हैं उंदे उत्ते आ गए हैं। इन्हां दुहां तरीक़ाकार दा फ़र्क असां ॾिठा हाई कि इंदे विच साकू क्या एक फ़र्क महसूस थे। अगे ड्रिल काश्त दे विच साकू केड़ी चीज़ां हन जिन्हां दे साकू चैलेंज जेह्ड़े न दरपेश हन। हुण जो असां खेल काश्त आए हैं उंदे विच साकू क्या कुछ फ़वायद जेह्ड़े न हासिल थे हैं। क्लाइमेट चूँकि डिस्टर्ब तो हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हो चुकी है, लेकिन इसी क्लाइमेट में हम सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, अब हमारा प्राइम फोकस ये चीज़ है। उसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको हमने लास्ट 4 से 5 साल और 8-9 पैटर्न सीजन पैटर्न पे ट्रायल्स करवाए कि हमने उसको पानी का एफिशिएंट यूज़ का बताया और ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जो 20 से 30% लेस उनकी वाटर की कंजम्पशन हुई। फिर दूसरा हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था सॉइल सैंपल का कि हम ज़मीन से का तजिया करवाया, जिससे हमें पता लगा कि हम लोग अंधाधुंध जो फर्टिलाइज़र्स का या केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आया हमारी ज़मीन को उस चीज़ की ज़रूरत है भी है कि नहीं। उससे क्या हुआ कि हमारा जो केमिकल का और खाद्यों का इस्तेमाल था, जो बेदरेग इस्तेमाल था, वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हुआ। 2024 में लास्ट टाइम हमने 1 साल से FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ना ट्रेनिंग दी है। ये आप देख रहे हैं कि हमने पटरियों पे कपास वगैरह काश्त की हुई है। तो इसका भाई पहले हम ये था कि हम पानी लगाते थे, इसको चौथे दिन 8वें दिन हम मुसलसल पानी लगाते थे। हम ये नहीं देखते कपास को पानी की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। तो भाइयों ने हमें टिप्स बताए हैं कुछ पानी के कि आपने पानी किस वक्त लगाना है। कुछ टिप्स हैं वो हमने अब यूज़ करते हैं। अब हम पानी उस तरीके से लगाते हैं।
पहले हम लगाते 8वें यानी कि 8वें दिन, 10वें दिन, चौथे दिन, हमें कोई भी वो नहीं था। अब हम इन टिप्स को फॉलो करते हुए पानी लगाते हैं। वो ये है कि जब कपास पे ना ऊपर सफ़ेद फूल आता है तो उसको देख के हम पानी लगाते हैं कि अब कपास को पानी की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि नोड टू नोड का जब फासला कम होता है उसको देख के हम पानी लगाते हैं। और तीसरा ये है कि हम कपास खेल के अंदर जो ना मिट्टी की कंडीशन है उसको देख के हम कपास को पानी देते हैं। सही है। बाकी पट्टियों पे कपास काश्त करने का हमें कुछ बेनिफिट नज़र आए हैं जो हमें भाई ने बताया। पहले जो रिवायती काश्त थी ना, रिवायती काश्त पे पानी ज़्यादा लगता था, यानी जहाँ पे 1.5 से 2 घंटे हम पानी लगाते हैं 1 एकड़ में, अब वहाँ पे 40 मिनट या 1 घंटे के अंदर पानी हमारा लगता है 1 एकड़ के अंदर। तो इस पट्टियों पे जो काश्त है इसका बेनिफिट एक और ये है कि पौधे से पौधे तक जो दुरुस्त फासला है ना, उसकी वजह से जो फसल है वो तंदुरुस्त रहती है। उसके अंदर हवा की जो क्रॉसिंग है वो भी बरकरार होती है, यानी कि हवा क्रॉस सही तरीके से करती है, बीमारियां वगैरह कम लगती हैं, स्प्रे का जो अखराजात हैं वो कम हो गए हैं। सफ़ेद मक्खी जो है उसका जो येलो कलर होता है फेवरेट होता है, तो हमने येलो कलर का फंदा लगाया हुआ है इस पर। ये देखें, ये सफ़ेद मक्खी बहुत सारी बैठी है। यानी कि इसको लगाने का बेनिफिट ये है कि एक तो ये है कि इससे हम स्प्रे वगैरह की हमारी बचत होती है। उसमें हम पेट्रोल वगैरह या पानी वगैरह डाल के रखते हैं, जैसे ही वो आती है वो आके इसमें ऊपर बैठती है, पानी में गिरती है, वो इससे मर जाती है। यानी इन चीज़ों को अडॉप्ट करके ना हम इससे कम बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं, इन कीड़े मकोड़ों का हम कंट्रोल कर रहे हैं। गुलाबी सुंडी हो गई, सफ़ेद मक्खी हो गई। यहाँ पे बीजों की बहुत ज़्यादा फुकदान था। किसान बहुत कम सब्जियाँ लगाते थे और वो भी रवायती तरीक़ों से लगाते थे। उनको ना तो सही से तालीम थी और ना ही उनको सही से इसकी देख रेख करने का तरीका था। फिर क्लाइमेट स्मार्ट हमने एक डेमो प्लॉट बनाया जिसमें हमने एक रवायती प्लॉट बनाया और एक डेमो प्लॉट जिसमें इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की। रिवायती प्लॉट में हमने बेड पर ही रिवायती तरीके से सब्जियाँ लगाईं और इम्प्रूव्ड प्लॉट में हमने इम्प्रूव्ड तरीके से खेलियों पर और बीज लगाने से पहले ही उसका जर्मिनेशन टेस्ट किया, सॉइल सैम्पलिंग की ताकि हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी का पता चल सके। और उसके बाद फिर हमने उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, ना कि केमिकल खाद का। और बीज लगाने के बाद हमने उसमें पानी का भी बाकफ़ायत इस्तेमाल किया है और पानी की सेविंग टेक्निक्स भी इस्तेमाल की हैं, जिससे ना सिर्फ हमें पानी की बचत हुई बल्कि बेहतरीन फसल और केमिकल के मुज़र असरात से पाक पैदावार हासिल हुई। जब दोनों हमने प्लाट्स का मवाजना किया तो हमारी पैदावार जो इम्प्रूव्ड प्लाट की थी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। बीज बनाए गए जो ना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए थे बल्कि वाफर मिकदार में बीज हासिल हुए और मयारी जो केमिकल से पाक, शदीद गर्मी सर्दी मौसम की शिद्दत से बचने के लिए, और ये उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, बीज अपनी बेहतर पैदावार देते हैं। फिर हमने ये बीज बनाए और तमाम ख़वातीन की बाहमी मुशावरत और रजामंदी से और बाहमी दिलचस्पी से एक सीड सेंटर खोला जिसमें ये बीज ना सिर्फ हमारे डेमो प्लॉट के आते हैं बल्कि स्कूल में शामिल तमाम मेंबरान ख़वातीन के भी अपने प्लॉट्स जो उन्होंने लगाए थे उसमें से भी हासिल होने वाले वाफर बीज यहाँ पे इकट्ठे करके और उनकी पैकेजिंग करके सेल किए जाते हैं। टमाटर लगाने से पहले हम गंदम, कपास, गन्ना और ये घास वगैरह, कपास जो हम लगाते थे उस पर ज़्यादातर बीमारी लग जाती थी। 2-3 सालों से हमें नुकसान ही आ रहा था, हमें कोई प्रॉफिट नहीं आया। FAO की टीम हमारे घर आई, उन्होंने हमें 1 साल की ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया यानी कि टमाटर की नर्सरी कैसे लगाई जाती है, उसका तरीक़ाकार, ज़मीन कैसे तैयार की जाती है, उनकी बीमारियों के हवाले से सारा कुछ बताया, तो हमने वो नर्सरी तैयार की। इधर पानी का ज़्यादातर मसला होता है टमाटर के अंदर, तो हम यानी कि 4 दिन 5 दिन बाद लगाते हैं। तो जो चावल होते थे उसे हम हर रोज़ लगाना पड़ता है, जब तक पानी ना ठहरे उस पर फसल नहीं होती। टमाटर के अंदर फिर हमने कमांड वो कर दिया है, गन्ना लगा दिया। अगर हमें एक ही चीज़ से हमें प्रॉफिट नहीं मिला तो हम इनके दूसरी से हमारा जो खर्चा होगा या प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा आ जाएगा। और उसके साथ फिर हमने वो गंवार वगैरह ये भी हमने लगाई है। ये अब हमने इनके एक ही टाइम में 3-3 फसलों का वो पैदावार उठा रहे हैं। आबपाशी के दौरान 40% पानी सिर्फ नाहमवार खेतों और ज़रई रकबाजात की मुनासिब हदबंदियां न होने की वजह से ज़ाया हो जाता है, जो न सिर्फ पैदावार में कमी का बायस बनता है बल्कि पानी के गैर मुअस्सर इस्तेमाल की वजह से इस कीमती वसीले के ज़या का सबब भी है। इस मसले के हल के लिए ज़रई रकबाजात को बज़रिया लेज़र लैंड लेवलिंग हमवार करने का तरीका मुतारिफ करवाया गया है।
जिसकी वजह से पानी के ज़या में 35% कमी वाक़ई हुई है और फसलों की पैदावार में 23% इजाफा मुमकिन हुआ है। ये लेज़र लैंड लेवलिंग हो रही है जो कि ज़मीन की तैयारी का एक अहम मरहला है और लेज़र लैंड लेवलिंग का बुनियादी फ़ायदा ये है कि इससे ज़मीन जो है वो बड़ी हमवार तरीके से तैयार होती है, जिससे बाद में आबपाशी और फसल को खाद देने का जो मरहला है वो बहुत आसान हो जाता है और फसल को यकसा तरीके से, मतलब पूरी जो फसल है हमारी उसमें हर पौधे तक जो आबपाशी और खाद की फराहमी है वो यकसा होती है। ज़राअत में पैदावारी वसाइल पर उठने वाले अखराजात अगर ज़्यादा हों तो किसान का मुनाफा कम तर होता जाता है। बिजाई, खाद और बिजली वगैरह के अखराजात में कमी से किसान का मुनाफा काफ़ी बेहतर हो सकता है। खादों के अखराजात कम करने के लिए ग्रीन मैनूवरिंग का तरीक़ाकार काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। जंतर कीमती पौधा है, खासकर हमारी ज़मीनों के लिए, जो ना सिर्फ हमारे ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है बल्कि इसके साथ साथ हमारी ज़मीनों को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन की पोरोसिटी इंक्रीज़ हो, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी सरायत करने की जो उसकी ताकत है ज़मीन की वो बढ़ानी चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम जंतर को एज अ ग्रीन मैन्योर के तौर पर इस्तेमाल करें। बेसिकली गंदम कटने के बाद हमारे पास राइस लगाने तक का कोई 60 दिन का एक तरह का टाइम पीरियड मौजूद था, जिसकी वजह से हमने उसको यूटिलाइज़ किया और हमने यहाँ पर जंतर की काश्त की। अब ये कोई 45 डेज़ की हो चुकी है और अब इसका पीक टाइम है कि अब हम इसको रूटावेट करें। जंतर की जिस वक्त हम रूटावेशन कर देते हैं तो इससे तकरीबन कोई 10 टन हमें ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा होता है और उस 10 टन के अंदर हमें 50 kg नाइट्रोजन मिल जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है इसकी रूट्स के अंदर मौजूद होती है। इसकी कैपेसिटी होती है कि फ़ज़ा से 78% जो मौजूद नाइट्रोजन होती है उसको ये फिक्स करती है और ज़मीन को प्रोवाइड कर देती है। जिस वक्त हम दोबारा इसके अंदर हम राइस काश्त करेंगे तो वही खाद के तौर पर हमें इसकी ज़मीन के अंदर से मिल जाएगी, जिसकी वजह से आने वाला राइस में ना सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि किसान भाइयों के लिए फर्टिलाइज़र की भी बचत होगी। माहौल दोस्त तरीकों को अपनाकर किसान उन फसलों की तरफ लौट आए हैं जिनका उगाना माजी में सूदमंद नहीं रहा था। टाइम ऐसा आ गया था, अभी काटन यहाँ 0 सोइंग पे चली गई थी। अल्लाह की रहमत से हम उम्मीद करते हैं हमारी काटन दोबारा रिवर्स कर जाएगी। हम जैसे 15 मिलियन बेल पे जा रहे थे इंशाल्लाह उससे भी प्लस में जाएंगे अगर हमने इन्हीं जदीद तरीक़ों को फॉलो किया। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, मतलब है जो जदीद रहनुमाई लेके उसका जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब ये हमने इनकी जो कतारें हैं ये शुमालन जनूबन है, इनका ये आप अगर शर्कन गर्बन लगाएंगे तो उसमें से हवा का गुज़र नहीं होगा, पेस्ट का हमला ज़्यादा होगा। शुमालन जनूबन है तो इसमें से हवा का गुज़र बड़ा अच्छा होता है, रोशनी पौधों को ठीक मिलती है प्रॉपरली। गोबर का कंपोस्ट बना के वो यूज़ करते हैं। केमिकल का यूज़ भी हम जो पहले बेतहाशा करते थे वो भी हमारा अब कम हो गया है। पानी का भी यूज़ इसी तरह जो ज़रूरत के मुताबिक बनता है वही करते हैं। सोलर इसकी वजह से भी अखराजात कुछ मुनासिब हो गए हैं पानी के। मौसमियाती तब्दीलियां एक आलमी मसला है जिन पे काबू पाना तो शायद मुमकिन न हो सके, मगर हमारी इज्तमाई और इनफरादी कोशिशों से इन तब्दीलियों के असरात में कमी ज़रूर लाई जा सकती है। अपनी फसलों को उगाने के लिए माहौल दोस्त तरीकों को अपनाएं और मुल्की सतह पर ज़राअत को जदीद खुतूत पर उस्तवार करें ताकि हमें ग़िज़ाई किल्लत और कहत साली से निमटने में आसानी हो।